हेलो दोस्तों, खौफ की दास्तान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। और आज मैं अंकिता आपके लिए लेकर आई हूँ भूतों की 3 डरावनी कहानी, जिसे सुन के आपकी भी रूह कांप उठेगी। आज मैं आप लोगों को भूतों की दुनिया में ले जाऊंगी जो आप लोगों के होश उड़ा देंगे। आप लोगों के लिए वो किस्से कहानियाँ निकाल कर लाई हूँ जिनमें हमें डर के साथ साथ ये भी पता चले कि हम डरावने समस्याओं को खुद से न्योता तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में पहले के मुताबिक किसी भी प्रकार की घटना या फिर कुछ ऐसा होना जिसे मानना बेहद मुश्किल होता है, पर जो हो चुका है उसे आपके साथ शेयर करने का मेरा तो फ़र्ज़ है। आज मैं आपको 1 या 2 नहीं बल्कि 3 कहानियों से रूबरू करवाऊंगी। पर दोस्तों याद रहे, ये सब कहानियाँ कहने को तो सच्ची हैं, पर हमारा मकसद किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद बस आप लोगों से जुड़ना है। तो चलिए दोस्तों, भूतों की 3 डरावनी कहानियों की शुरुआत करते हैं और इस कहानी को सुनाने के साथ साथ डर का मज़ा भी लेते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए इंडिया की 3 ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आती हुई कहानी आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली कहानी। दोस्तों, मैं हैदराबाद से हूँ और मेरे साथ ये घटना तब हुआ था जब मैं 19 साल का था और मेरा नाम शाहिल है। एक दफ़ा की बात है, मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम विनय है, वो एक पार्क में बैठे हुए थे। उस समय तकरीबन 9 बज रहे थे। सब लोग धीरे धीरे घर की ओर जा रहे थे। मैं और मेरे 2 दोस्त बाहर कुछ खाना खा रहे थे। हमने सोचा थोड़ा घूम लेते हैं। हम दोनों आराम से घूमने लगे तो हम एक पुराने दरख्त के पास जाकर रुके और मैंने उस दोस्त से कहा कि मैं एक गाना लगाता हूँ कि तभी नमाज होने लगी। तो मैंने गाना रोक दिया और नमाज ख़त्म होते ही दोस्त ने कहा कि अब गाना लगाओ। पर जैसे ही मैं गाना लगाने वाला था तो पीछे दरख्त से एक आवाज़ आई। तो मैंने सोचा कि कोई परिंदा या जानवर होगा। दरख्त हमसे 2 फुट की दूरी पर था और मैंने जब मुड़कर देखा तो दरख्त की एक शाखा के पास एक शख्स बिल्कुल काला, करीबन 5 फुट लंबा खड़ा था। अंधेरा इतना था कि उसकी लाल रंग की आंखें चमक रही थीं और उसका ना तो मुंह था, ना नाक थी, ना कान था। मैंने डर के मारे जैसे अपने दोस्त विनय की तरफ देखा तो मुझसे पहले ही पार्क के दरमियान में जा चुका था। शायद उसने मुझसे पहले उसे देख लिया था। हम दोनों तेज़ी से भागकर पार्क के बाहर आकर अपनी बाइक स्टार्ट करके सीधा अपने दोस्त के पास पहुँचे। मैंने जैन की तरफ देखा तो डर के मारे उसके आंसू निकल रहे थे। फिर मैंने जैन से कहा कि तू मेरी एक फ़ोटो खींच ले, कैमरे में भूत नज़र आ जाते हैं। मगर कैमरे में कुछ भी नहीं नज़र आया। इसके बाद हम चारों ने पार्क के अंदर जाकर देखा, मगर वहाँ कुछ भी नहीं मिला और फिर हम घर चले गए। चंद दिनों बाद मैं एक टूर पर बर्फ़बारी देखने चला गया और जब मैं वापस आया तो चलते चलते कॉलेज के पास चला गया। कॉलेज से मेरा घर 2 किलोमीटर की दूरी पर था और उस समय तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। मैं अकेला रोड पर चल रहा था। तकरीबन 1 किलोमीटर गुजरने के बाद कब्रिस्तान आया तो मैं घबरा गया और जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मुझे डर लगने लगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। पर जैसे तैसे मैं अंधेरे से होता हुआ घर पहुंच गया और मैं सो गया। तकरीबन 3 बजे के करीब मुझे लगा कि मुझे हिला नहीं जा रहा है और ना कुछ बोला जा रहा है, बस आंखों से देख पा रहा था। मुझे लगा शायद मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया है। पर कुछ ही सेकंड बाद मेरी छत से एक बहुत ही खौफनाक शख्स, जिसका रंग काला और सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे, वो किसी शैतान जैसा लग रहा था, वो मेरी छाती पर आकर बैठ गया और मेरा गला दबाने लगा। मैंने मन में कहा कि मैं आज मर जाऊंगा। मैं खुदा का नाम लेने लगा, क्योंकि ना मुझसे बोला जा रहा था और ना ही मैं हिल पा रहा था। फिर अचानक मैं हंसने लगा। मैं मुस्कुराना नहीं चाहता था, मगर फिर भी खुद ब खुद मेरे मुंह से हंसी निकल रही थी और थोड़ी देर बाद खुदा का नाम लेने से आँख से आंसू निकल पड़े। तो वो यह कहकर गायब हो गया कि तू बच गया, वरना आज तू मर जाता। और मैं जैसे ही ठीक हुआ तो मैंने पूरे घर में सबको तलाश किया, मगर सब लोग 3rd फ्लोर पर सो रहे और मैं सबसे नीचे वाले कमरे में अकेले सोया था। मैं डर के साथ जब वापस अपने कमरे के नीचे आया तो मैंने बेड के नीचे एक बच्चे के हंसने की आवाज़ सुनी। मैं डर के बेहोश होने वाला ही था कि मैंने खुद को कंट्रोल करते हुए बेड के नीचे देखा तो एक हरे रंग का बच्चा एक अजीब खौफनाक आवाज़ में बोला, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तू झूठ नहीं बोलता, इसलिए हमसे बच गया। जब हम तुम्हें मारने लगते हैं तो हमें
एक रोशनी आके रोक देती है, वरना हम तुम्हें बड़ी मौत देते। मैं बेहोश हो गया, लेकिन बेहोशी में मेरे कानों में एक आवाज़ आई कि ये सब तेरे पीछे इसलिए है क्योंकि तू इनके वजूद पर हंसता है। इनसे बचने का एक ही तरीका है, तू अपने गुस्से को बाहर निकाल और खुदा का नाम लेकर उसका सामना कर। अगले दिन जब मैं सोया तो मैंने एक बार फिर से खुद को बेजान पाया, मगर मुझे वो ख्वाब वाली बात याद आ गई और मैं दिल में खुदा का नाम लेकर गुस्से में आ गया, मगर घबराया हुआ था। और अचानक बिना जिस्म के एक औरत का सर, जिसके लंबे बाल थे, बहुत तेज़ी से मेरे सामने आ गई। मेरी जगह कोई और होता तो शायद मर जाता, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी। मैंने ऊपर वाले का नाम लेकर खुद को गुस्से में रखा और फिर अचानक मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सब पहले जैसा नॉर्मल हो गया। इन चीज़ों से डरना बंद हो गया और मुझे इसका तोड़ भी मिल गया। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर आपके अंदर निडरता हो तो आपको किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला सदैव आपके साथ होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को मेरे दोस्त अनिल ने मुझे शेयर किया था, तो चलिए इस कहानी को मेरे यानी अनिल के द्वारा सुनते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, मैं शहर में रहता था। मेरी उम्र उस वक्त करीबन 14 वर्ष की थी। हमारा पूरा परिवार शहर के गांव की ओर निकल पड़ा। मैंने पिताजी से पूछा कि हम अचानक गांव क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि गांव में पूजा है, इसलिए हम सबको वहां जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी कुछ और ना पूछते हुए चुपचाप बैठ गया और मेरी आंख लग गई, और जब मेरी आंख खुली तो हम सब अपने गांव पहुंच चुके थे। ठंडी हवाएं ताजगी से मानो पूरा शरीर एकदम स्वस्थ लग रहा था। हम सब गाड़ी से उतरकर अपने घर चले गए। पूरा दिन मेरा बड़ा मज़े से गुजरा। शाम को खाना खाने के बाद हाथ धोने बाहर की तरफ आया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, बस लोगों के घरों के बाहर एक बत्ती जल रही थी और बाकी हर तरफ अंधेरा था। तभी मैंने देखा कि जंगल में दूर एक जगह आग जल रही है। मैं देखकर चौंक गया और मुझे लगा ऐसे तो पूरा जंगल जल जाएगा। मैं भागकर अंदर गया और मैंने ये बात जब सबको बताई तो ऐसा लगा मानो जैसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, जैसे जंगल में आग लगना बड़ा ही नॉर्मल बात है। तभी थोड़ी देर बाद मुझे दादी ने बताया कि बेटा, उसे भूत का उठना कहते हैं। सच मानो तो मैं हंस पड़ा। तो दादी ने कहा कि हंसो मत, सो जाओ, बार बार उधर नहीं देखना, वरना वो तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं हंसता हुआ चुपचाप सो गया। अगले दिन गांव में पूजा थी, पर मैं उस पूजा में नहीं गया। मैं चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गया। मेरे साथ गांव के 2 बच्चे और थे। हम आराम से बात कर रहे थे कि तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर की ओर जंगल पर पड़ी। ठीक कल की तरह वहाँ फिर से आग जल रही थी। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि जंगल में रोज़ आग कौन लगाता है, तो उन दोनों ने भी दादी वाली बात बोली कि वहाँ भूत होते हैं। यहाँ सब कहते हैं कि भूत उठ रहा होता है। मैंने तभी अचानक से कहा कि आओ चलो देख कर आते हैं, घर पर कोई नहीं है, चलो चलते हैं। वह दोनों ने मना कर दिया, तो मैंने गुस्से में आकर उन्हें अपने घर से जाने को कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम चलेंगे, पर हम दूर से देखकर वापस आ जाएंगे। हम तीनों जंगल की ओर भागे जहाँ वो आग जल रही थी। हम भागते भागते वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरे दोस्त वहीं रुके और कहने लगे कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। पर मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ देखा पर आग कहीं नहीं थी, और जैसे ही मैं घर जाने को मुड़ा तो मेरे दोस्त मुझे देखकर बड़ी ही तेज़ी से भागे आए और मेरे भी कानों में आग जलने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। जैसे ही मुड़ा तो पीछे कुछ नहीं था कि तभी अचानक एक जोर से हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के आर पार हो गया हो। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधे पर किसी ने 10 किलो का भारी बैग रख दिया हो। अब मैं डर रहा था। मैं पूरी ताकत से वहाँ से भागा। भागते भागते मुझे एहसास हुआ जैसे मैं थक नहीं रहा था और भागने की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी और मैं बहुत ही कम समय में अपने घर पहुँच गया। मैं जल्दी से जाकर बेड पर बैठ गया। मेरा सिर भी भारी हो रहा था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरे दोनों दोस्त भी अंदर आकर बोलने लगे कि तेरी दोनों आंखें लाल क्यों हैं, तू सो जा। और अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने तेज़ी से चिल्लाकर दोनों को भगा दिया और मेरे सिर में दर्द तेज होने लगा। मैंने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे में ही मेरे दादाजी वहाँ आ गए। उन्होंने मुझे देखा तो पता नहीं वो मुझे देखकर गुस्सा हो गए और पूछने लगे कि कहाँ गया था।
मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था तो मेरे दोस्तों ने दादाजी को पूरी बात बताई। दादाजी ने मंदिर में से कुछ धूप की राख उठाकर मेरे माथे पर लगाकर कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र के ख़त्म होते ही वह ज़ोर से मेरे ओर चिल्लाए। मेरे शरीर पर एक झटका सा लगा और दादाजी ने वो हाथ पर बची राख को फूंक कर मार कर बाहर फेंक दिया। इसके बाद मुझे दादाजी ने बताया कि ऐसे जंगल में नहीं जाना चाहिए, कभी कभी कुछ हवा या साया हमारे साथ घर पर आ जाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर दादाजी सही समय पर नहीं आते तो वो हमारे घर पर ही जगह बना लेता और फिर वो आसानी से नहीं जाता। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी कहानी की ओर। दोस्तों, एक बार की बात है, महेश अपने मामा के घर गया हुआ था। दरअसल वहाँ महेश की बुआ की शादी थी और वैसे भी महेश अक्सर वहाँ जाता रहता था। पर हर बार वो एक ही बात बार बार पूछता था कि ऊपर छत का कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। तो जवाब में उसे एक ही बात सुनने को मिलती है कि वो स्टोर रूम है इसलिए बंद रहता है। पर यहाँ आप सभी एक बात ध्यान रखना, और वो बात ये है कि बच्चों को अक्सर जिस चीज़ के लिए मना करो वो तो उसी काम को ज़रूर करेंगे। घर में खुशी का माहौल था। अक्सर शादी ब्याह में घर पर कई रिश्तेदार आ जाते थे तो सोने की व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। उन दिनों गर्मी भी बहुत थी तो पहली रात महेश ने जैसे तैसे नीचे गुजार ली, पर उसका मन अब भी वहीं था। अगर ऊपर का कमरा खुला होता तो अपने दोस्तों के साथ ऊपर सो जाता। दूसरे दिन मामा को घर से बाहर जाना पड़ा तो महेश ने चुपचाप मामी से चाबी ये कहकर ले ली कि मामा ने कहा है कि वहाँ कुछ सामान है जो निकालना है। मामी इतनी बिजी थी काम के चक्कर में कि भूल गई और चाबी महेश को दे दी। महेश चाबी लेकर खुश तो बहुत था, पर ये नहीं जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। आखिर गलती उसकी भी नहीं थी, बच्चे अक्सर ऐसा ही करते हैं। महेश ने जल्दी से जाकर ऊपर कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, बस एक चारपाई रखी थी और पूरा कमरा बाहर के मुताबिक हल्का ठंडा था, जबकि बाहर तेज़ धूप थी। महेश अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन उसी कमरे में रहा। कई बार तो उसके दोस्तों ने उसे बताया कि खिड़की बार बार अपने आप बंद क्यों हो जाती है, तो महेश ने कहा कि हवा से हो रहा होगा। धीरे धीरे रात घिरने लगी और महेश नीचे चला गया ये चेक करने मामा को पता तो नहीं चल गया। पर मामा तो रिश्तेदारों के पीछे लगे हुए थे। महेश चुपचाप ऊपर के कमरे में जाकर लेट गया और तब तक मेरे दोस्तों को भी नींद आ गई थी। पर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चादर खींची हो। मैंने नींद में ही चादर ऊपर खींच ली। मैं जानता था वो मेरे दोस्त मेरे साथ खेल रहे हैं। मैं चुपचाप लेट गया, यह बोलकर कि परेशान मत करो वरना मामा आ जाएंगे। थोड़ी देर सब शांत रहा कि अचानक मेरी चादर किसी ने फिर से खींची और मेरे पैरों की उंगलियों को जोर से दबा दिया। मैं बोलता रहा कि मत करो प्लीज़, सोने दो, कि तभी एक सफ़ेद परछाई मेरे मुंह के सामने आ गई और मैं ज़ोर से चिल्लाया। मेरी आंखें बंद थीं तो मेरे दोस्तों ने मुझे उठाया और बोलने लगे कि क्या हुआ महेश, क्या हुआ। मेरे पूरे चेहरे पर पसीना था। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया कि तभी अचानक मामा ऊपर आ गए और हम सबको नीचे ले गए और मुझे पानी पिलाकर प्यार से पूछा। और जब मैंने बताया तो सारे रिश्तेदार डर गए। और फिर मामा ने बताया कि उस कमरे में एक किराएदार रहता था जिसने फांसी लगा ली थी, पर वो आदमी बुरा नहीं था, बस चुपचाप रहता था, इसलिए शायद आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये किस्सा हमारे साथ भी हो चुका है, इसलिए हमने वहाँ ताला लगाया हुआ था ताकि कभी कुछ गलत ना हो जाए। दोस्तों, इसके बाद मामा ने शादी हो जाने के बाद रिश्तेदारों के कहने पर वो कमरा तोड़वा दिया और उसका सारा मलबा शमशान में फिकवा दिया। तब से वहाँ सब ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी भूतिया कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आती हुई सारी कहानी आपको मिल सके।